हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों मार्केट में नया CAS सिस्टम यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया है और इसका नतीजा भी हमें देखने को मिला। कल के दिन आखिरी कैंडल में अनएक्सपेक्टेड मार्केट मूवमेंट हमें देखने को मिली और आज उसका रिपीट टेलीकास्ट भी हमें देखने को मिला। ट्रेडर्स के अंदर इसको लेकर काफ़ी गुस्सा है और काफ़ी कन्फ्यूजन भी है। सो इसलिए आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ये सिस्टम है क्या, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और कल के दिन और आज के दिन आखिरी कैंडल में इतनी एब्रप्ट मूवमेंट्स क्यों हो रही हैं और क्या ये सिस्टम रिटेल के अगेंस्ट में काम करेगा और ऑपरेटर्स के फेवर में काम करेगा। इस सब को हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। सो दोस्तों, आपने इस नए सिस्टम का नाम ज़रूर सुना होगा, क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम यानी कि CAS। और इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आखिरी कैंडल में अनएक्सपेक्टेड मूव्स हमें देखने को मिल रही है। कल के दिन भी हमने देखा कि निफ्टी में 200 पॉइंट का जंप आखिरी कैंडल में देखने को मिल गया और जो स्पॉट और फ्यूचर्स का जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया और उसी का रेपिटेशन आज भी हमें देखने को मिला। ये सिस्टम अगस्त 3 यानी कल के दिन लागू हुआ NSE और BSE में और इससे काफ़ी ट्रेडर्स परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस अनएक्सपेक्टेड मूव से उनकी पोजीशंस पूरी हिल जा रही है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरीके से हिल जा रहा है। सो क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्यों ये लाया गया, क्या बदलाव किया और क्या ये रिस्क पैदा कर रहा है ट्रेडर्स के लिए, इसको समझते हैं। सो इस नए सिस्टम में जो मेजर बदलाव है वो ये है कि पहले जिस तरीके से क्लोजिंग प्राइस कैलकुलेट होता था और अब कैलकुलेट होता है वो डिफरेंट है। सो आपने नोटिस किया होगा कि 3:30 को जो प्राइस हमें स्क्रीन पर दिखता है मार्केट क्लोज होने से पहले, 15-20 मिनट के बाद हमें उसका वो प्राइस चेंज होता हुआ दिखता है। यानी कि क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन एवरेजेस। तो एवरेजेस कैसे होते हैं? सो 3 बजे से 3:30 के जो प्राइजेस होते हैं उसका एवरेज लिया जाता है VWAP से। तो VWAP क्या होता है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल एवरेजिंग टेक्निक है। सो हर कैंडल का आप ओपन, हाई, लो इन तीनों को जोड़ते हैं और उसको 3 से डिवाइड करते हैं और उसके बाद आप उसको वॉल्यूम से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि प्राइस इंटू वॉल्यूम, और उसको एडअप करते हैं। ये समेशन आपने लगा दिया और इसके बाद उन हर कैंडल का वॉल्यूम का भी समेशन आप लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली एक एवरेजिंग टेक्निक है। आप एवरेज पे एवरेज करते हैं ताकि कोई एक प्राइस डिसाइड ना हो कि क्लोजिंग प्राइस क्या होगी। सो जैसे होता है कि आप कई सारे फिगर्स का एवरेज निकालेंगे तो आपको एक मोटा एक उसका पिक्चर दिख जाती है कि हाँ, यहाँ पर क्लोजिंग होनी चाहिए। अब इस प्रोसेस को पूरी तरीके से बदल दिया गया है और इसमें क्या हो रहा है कि 3:15 तक आपकी जो FNO के स्टॉक्स हैं उसकी ट्रेडिंग होगी और उसके बाद उसकी ट्रेडिंग नहीं होगी। मतलब 3:15 के बाद स्टॉक की ट्रेडिंग नहीं होगी। फिर एक ऑक्शन होगा जिसको हम आगे समझेंगे। उस ऑक्शन से डिसाइड होगा कि क्लोजिंग प्राइस क्या होगी। और ये सरप्राइजिंग है क्योंकि ऑक्शन में किधर ज़्यादा बिडर्स है ये हमें नहीं पता। एवरेज में क्या होता था कि आपको दिख जाता था प्राइस कि ठीक है, इतना है, क्योंकि सारे फिगर्स आपके सामने हैं, तो वो आपके लिए सरप्राइज नहीं होता। ऑक्शन में क्या होता है कि कहीं भी किसी भी प्राइस पर बहुत ज़्यादा बिडिंग हो सकती है और वो क्लोजिंग प्राइस डिसाइड हो सकता है और वही मार्केट में सरप्राइज हमें देखने को मिल रहा है। सो 3:15 के बाद वो ऑक्शन प्रोसेस डिसाइड होगा और फिर उसी में से एक प्राइस को निकाला जाएगा और वही प्राइस जो है क्लोजिंग प्राइस होगा। तो एक तरफ हम एवरेजिंग से निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ हम बहुत सारे प्राइजेस में से एक प्राइस को पिक कर रहे हैं और यही हमारा क्लोजिंग बन रहा है। सो कैसे क्लोजिंग प्राइस को निकाला जाता है उसमें जाने से पहले एक नया जो वर्क फ्लो है इसको समझते हैं। सो अभी जो ये नया CAS सिस्टम है इसमें क्या हो रहा है कि 3 से 3:15 तक जैसे ट्रेडिंग होती थी वैसी ही होगी। यानी कि जो पहले 3:30 तक जो ट्रेडिंग होती थी अब 3 से 3:15 तक होगी और उसका VWAP निकाला जाएगा। लेकिन ये जो VWAP निकाला जाएगा ये दरअसल क्लोजिंग प्राइस नहीं होगा, ये एक रेफरेंस पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि रेफरेंस पॉइंट होगा, उसके बेसिस पर ही आप
बिडिंग करेंगे, जैसे कल का जो क्लोजिंग प्राइस होता है हमारे लिए रेफरेंस होता है, हम प्री ओपन में उसके बेसिस पर ऑर्डर्स डालते हैं। सो इसके बेसिस पर होगा। अब इसके बाद 3:15 के बाद क्या होगा? 3:15 से 3:20 तक क्या होगा? एफएनओ स्टॉक्स हॉल्ट, कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। ओके, ट्रांजिशन टू द ऑक्शन, तो बेसिकली एक साइलेंट पीरियड होगा और उसके बाद ऑक्शनिंग शुरू होगी। 3:20 से 3:25 तक आप दोबारा से ऑर्डर डाल पाएंगे, ऑर्डर एंट्री कर पाएंगे, लेकिन इसमें वो सब जो बाकी के जो ऑर्डर्स होते हैं वो सब नहीं डाल पाएंगे, सिर्फ आप लिमिट और मार्केट ऑर्डर्स डाल पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, आप ऑर्डर डाल पाएंगे, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो सिस्टम में जाकर जमा होते जाएंगे, जैसे कि ऑक्शन में होता है। आप बेसिकली बिड कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि हमें इस प्राइस पर मैं खरीदने को तैयार हूँ, इस प्राइस पर मैं खरीदने को तैयार हूँ। सो बायर भी अपना ऑर्डर डालेगा, सेलर भी डालेगा, एग्जीक्यूशन नहीं होगा, वो एक पूल में जाकर जमा होते जाएंगे। और 3:15 से 3:30 के बीच में सिर्फ लिमिट ऑर्डर्स का इस्तेमाल किया जाएगा और उससे एक इक्विलिब्रियम प्राइस निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन जितने भी ऑर्डर्स आए उसमें से एक प्राइस को निकाला जाएगा कि यही हमारा क्लोज होने वाला है, उसको इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि यहाँ पर आपके जो एफएनओ स्टॉक्स हैं, स्टॉक की ट्रेडिंग रुकी हुई है, वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हो रही है, लेकिन फ्यूचर्स ऑप्शन में धड़ल्ले से ट्रेडिंग हुई जा रही है। 3:40 तक आप स्टॉक में नहीं खरीद पा रहे हैं और फ्यूचर्स और ऑप्शंस में खरीद रहे हैं, और इसीलिए वो हमें जो सरप्राइज देखने को मिल रहा है, आखिरी कैंडल में हमें जंप देखने को मिल रहा है। अब कैसे ये इक्विलिब्रियम प्राइस या एक जो क्लोज प्राइस, जो नए सिस्टम में क्लोज प्राइस कैसे इवैल्यूएट होगा और कैसे इतने सारे प्राइजेस में से एक प्राइस को सिस्टम निकालेगा, आइए इसको समझते हैं। तो मान लीजिए एक स्टॉक है, स्टॉक का नाम है बीटी बैंक और इसका जो रेफरेंस प्राइस है 100 रुपये आता है। अब ये रेफरेंस प्राइस कैसे आया? जो मैंने आपको दिखाया कि 3 बजे से 3:15 के बीच में जो वीवैप एवरेजिंग की गई उससे ये प्राइस निकल कर आया। अब 3:15 पर ये रेफरेंस प्राइस निकल कर आया और अब आपको ऑक्शनिंग करनी है। अब आप 3:20 पर ऑर्डर डाल पाएंगे, लेकिन ऑर्डर आप किसी भी प्राइस पर नहीं डाल पाएंगे। इस प्राइस के ±3% ही आप ऑर्डर डाल पाएंगे, यानी कि आपको जो भी बिडिंग करनी है, जो भी ऑक्शन प्राइस डालना है, 97 से 103 के बीच में डालना है। अब देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि लोग अब अपना ऑर्डर डालने जा रहे हैं। अब उन्हें नहीं पता कि क्लोजिंग कहाँ होने वाली है, उन्हें सिर्फ एक चीज़ पता है कि मुझे इस प्राइस के बीच पर ही ऑर्डर डालना है। अब बहुत से लोग 3:15 के बाद डालेंगे नहीं, डालेगा कौन? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस डालेंगे, मैनिपुलेटर्स भी डाल सकते हैं क्योंकि उन्हें सिस्टम को इन्फ्लुएंस करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप यहाँ पर अपने हिसाब से ऑर्डर डाल रहे हैं। तो ये बायर लोग हैं, एक ने 1000 क्वांटिटी डाल दी 102 पे, किसी ने 2000 क्वांटिटी डाल दी 101 पे, किसी ने 3000 डाल दी 100 पे। अलग अलग प्राइस पर, अलग अलग क्वांटिटी पर ऑर्डर्स आते जा रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कोई नहीं हो रहा है, वो सिस्टम में जाके जमा हो गया। उसी तरीके से जो सेलर्स लोग हैं वो भी डाल रहे हैं। किसी ने कहा कि भाई मैं 1000 क्वांटिटी 98 पर डालूंगा, 2000 क्वांटिटी 99 पर डालूंगा। उन्हें नहीं पता कि किस प्राइस पर एग्जीक्यूट होगा, वो सिर्फ अपने रेट पे यहाँ पर पोजीशंस डाल रहे हैं। तो आप देखिए 2 पूल बन गया, ये बायर का पूल, ये सेलर का पूल। अभी किसी के ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो, किसी को नहीं पता कि क्लोजिंग कहाँ होने वाली। अब डिसीजन होगा, जब ये ऑक्शन प्रोसेस रुक जाएगा तब सिस्टम डिसाइड करेगा कि कौन से ट्रेड एग्जीक्यूट होंगे और क्या क्लोज प्राइस होगा। कैसे होगा वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब जितने भी प्राइस पर ऑर्डर आए,
हर प्राइस पर बायर भी होगा, सेलर भी होगा, किसी में बायर होगा, किसी में सेलर होगा। सो हमने हर प्राइस पर कितने क्वांटिटीज का बाइंग का ऑर्डर आया है, कितने क्वांटिटी का सेलर का आया है। सो 98 पर 10,000 लोगों ने बाइंग करने को रेडी हैं, 2,000 लोग सेलिंग को रेडी हैं। 99 पे 9,000 लोग बाइंग पे रेडी हैं और 4,000 लोग सेलिंग पे रेडी हैं। सो इस तरीके से हर प्राइस पर बायर की क्वांटिटी, सेलर की क्वांटिटी लिखी हुई है। अब आप मुझे बताइए 98 पे कितनी क्वांटिटी एग्जीक्यूट होंगी, तो 2,000 होंगी। क्यों? क्योंकि बायर ज़्यादा है, सेलर कम है, क्वांटिटी को मैच करना है। सो सिर्फ 2,000 एग्जीक्यूट होंगी। 99 पे कितनी एग्जीक्यूट होंगी? 4,000 होंगी। और 100 प्राइस पर कितनी एग्जीक्यूट होंगी? 6,500 होंगी। इसी तरीके से हर प्राइस पर कितनी एग्जीक्यूटेबल क्वांटिटी है वो हमने डिसाइड कर ली। अब आप मुझे बताइए किस प्राइस पर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी एग्जीक्यूट होने वाली है, क्या आप बता सकते हैं? इस प्राइस पर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी एग्जीक्यूट होने वाली है 100 पर, और यही ऑक्शन प्राइस है, यही क्लोजिंग प्राइस बनेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने कोई एवरेजिंग नहीं की, सभी प्राइस पर ऑर्डर को आने दिया, और जिस प्राइस पर सबसे ज़्यादा लोग खरीदने और बेचने को तैयार हैं वही इस प्राइस पर क्लोजिंग डिसाइड हो गया। अब दोस्तों आप मुझे बताइए किसी के पास हज़ारों करोड़ रुपए हैं, तो क्या वो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह पर प्राइस पर ऑर्डर नहीं डाल सकता है? क्या ये एक मैनिपुलेशन का तरीका नहीं है? आपको क्या लगता है, आप ज़रूर बताइए। तो इस तरीके से ये क्लोजिंग डिसाइड हो रही है। अब आइए बात करते हैं कि क्यों ऐसा किया गया, ये सिस्टम को क्यों चेंज किया गया। जो ऑफिशियल रीजंस हमें बताए जा रहे हैं वो क्या है? तो पहली बात तो ये कहा जा रहा है कि भाई देखो ये NYSE, नैस्डैक, LSE, हांगकांग, टोक्यो, इन सभी मार्केट्स में ऐसा होता है, तो हमें भी वो सिस्टम को लगाना चाहिए। अब देखिए वहाँ के लोग अलग हैं, हमारे लोग अलग हैं। हमारे यहाँ तो लोग सोने में भी मिलावट कर देते हैं, तो जो सिस्टम वहाँ पे अच्छे से काम कर रहा था कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ काम करेगा। तो ये एक ऑफिशियल रीज़न है। इंडियाज़ VWAP क्लोज वॉज दी ग्लोबल आउटलायर। तो ये कहा जा रहा है कि भाई बाकी जगह पर तो है, हमारे मार्केट में नहीं है, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से हम मैच कर लेते हैं। लेकिन क्या इस तरीके की एनोमलीज वहाँ पर भी हमें दिखती हैं? मेरे नोटिस में तो नहीं आया। अब दूसरी चीज़ जो कहा जा रहा है कि जो पहले क्या होता था कि एवरेजिंग से लोग क्लोजिंग को मैनिपुलेट कर लेते थे। तो पुराने सिस्टम में क्या होता था, 3 बजे से 3:30 के बीच में ऑर्डर्स आ रहे। अब अगर किसी को मैनिपुलेट करना है तो लगातार मार्केट पे बाइंग कर रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है। अब इसका एवरेजिंग निकाला जाएगा, तो क्लोजिंग को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अब आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इससे जो क्लोजिंग प्राइस निकल कर आएगी वो मैनिपुलेट नहीं हो सकता, ऐसा कहा जा रहा है। ये ऑफिशियल रीज़न है। और इसके बाद एक जो तीसरा रीज़न कहा जा रहा है कि पैसिव फंड्स जो हैं, ETFs जो हैं, वो काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, और उनका एक ही गोल होता है कि जो आखिरी जो क्लोजिंग प्राइस है उस प्राइस पर उनका NAV कैलकुलेट होता है। लेकिन वो जो क्लोजिंग प्राइस है वो ट्रेडेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट क्लोज होने के बाद कैलकुलेट होता है। सो इसलिए वो 100% उस प्राइस पर ट्रेड नहीं होता, थोड़ा वेरिएंस देखने को मिलता है। इस प्रोसेस से वो सिस्टम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस बात में कुछ सच्चाई है, कुछ हद तक सच्चाई है कि उनका सिस्टम अब इंडेक्स से ज़्यादा अलाइंड होगा। लेकिन ये दोनों जो हमें रीजंस बताए जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट है कि ये उस तरीके से वर्क करेंगे या नहीं करेंगे। अब इस सब का इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमने देखा। कल के दिन अचानक से आखिरी कैंडल ने इतना बड़ा हमें सरप्राइज दे दिया। आज भी वही चीज़ हमें देखने को मिली। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आखिरी कैंडल में कल के दिन 200 पॉइंट का राइज देखने को मिला, आज भी लगभग वही सिचुएशन देखने को मिली। तो क्या हुआ, कल का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं नए सिस्टम में 315 को जो F&O के स्टॉक्स हैं उसमें ट्रेडिंग रुक जाती है, नो ट्रेडिंग इन स्टॉक। तो निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स की ट्रेडिंग रुक गई। अब फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेडिंग चल रही थी। अब यहाँ पर अगर आप देखिए 315 को मान लीजिए एक प्राइस पर निफ्टी है, उसी के आसपास फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेडिंग होती है। 315 के बाद मोस्टली लोग पोजीशंस क्लोज करते हैं, इंस्टीट्यूशंस थोड़ी बहुत बाइंग करते हैं।
तो फ्यूचर्स मार्केट उसी रेंज पर चलता रहा। लेकिन जो ये ऑक्शन प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया, उसमें क्या क्लोजिंग प्राइस निकल कर आएगा ये तो हमें पता नहीं है। सो वहाँ पर वो एक सरप्राइज निकल कर आया कि एक पर्टिकुलर प्राइस पर इतनी सारी मैचिंग हो गई और वो अनएक्सपेक्टेड जंप था। क्या ये मैनिपुलेशन था? मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो एक बड़ा सरप्राइज हुआ और वो आज भी हमें देखने को मिला। सो एनएसई ने कहा कि नॉट एन एनॉमली। ऑब्वियसली भाई हमने प्रोसेस बना दिया है, उसी हिसाब से चल रहा है। अब अगर उस प्राइस पर इतनी सारी ऑक्शंस आ गई, बिडिंग आ गई और क्लोज प्राइस वही हो गया, इस पे हमारी क्या गलती है? इनका ऐसा कहना है। लेकिन दोस्तों जो ट्रेडर्स लोग ने जो फील किया, जो उनके पीएनएल्स में इतनी एनॉमलीज देखने को मिले, अचानक से इतना प्लस माइनस देखने को मिला, क्या वो सही है? तो जो डैमेज है वो कर दिया गया। देखिए हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये जो हम इम्प्रूवमेंट लाने की बात करते हैं, पिछले 2 सालों से इतने चेंजेस हमने लाए, क्या एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर हमारी लाइफ ईजी हुई या मुश्किल हुई? क्या मार्केट में ज़्यादा स्टेबिलिटी आई या कम आई? कम से कम ये 2 दिन का परफॉर्मेंस देख के तो मैं नहीं कह सकता कि मार्केट्स मोर स्टेबल है। इससे अच्छा तो पुराना सिस्टम था, वहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी हमें दिख रही थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर मुझे बताइए। क्या पिछले 2 सालों से जो बदलाव किए जा रहे हैं, क्या उसने एज ए ट्रेडर की लाइफ को आसान बनाया या मुश्किल बनाया? और कौन ये डिसीजंस ले रहा है और क्यों ले रहा है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए। अब जो ये हमें कहा जा रहा है कि ये अब सिस्टम ऐसा हो गया है कि इसको आसानी से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, ये हमारे लिए फ़ायदे का है, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या इस सिस्टम को ब्रेक किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है? आइए एक एक करके बात करते हैं। सो पहली चीज़ ये कहा जा रहा है कि पहले क्लोजिंग प्राइस को फिक्स कर दिया जाता था, मैनिपुलेट कर दिया जाता, अब नहीं कर पाएंगे। क्या ये सच, इसमें कितनी सच्चाई है? सो अभी का जो सिस्टम है ये बात सही है कि 3:20 के बाद जब आप बिड करेंगे सो आप क्लोजिंग को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि क्लोजिंग आपकी जो है बिडिंग के हिसाब से होगी। लेकिन जो बिड कर रहा है, अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है, सो एक पर्टिकुलर प्राइस पर बहुत बड़ी बिडिंग कर सकता है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस डेटा को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्यों इतना वेरिएंस हमें देखने को मिला पिछले 2 दिनों में। लेकिन एक चीज़, जो 3:15 तक का प्राइस है वो तो वीवैप पे ही चलेगा। अगर वो पहले मैनिपुलेट आप कर सकते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम 3:15 तक तो वही है। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो इस फिगर को मैनिपुलेट कर सकता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे तो क्लोजिंग डिसाइड नहीं हो रही है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने 3:15 के प्राइस को 200 पॉइंट चढ़ा दिया तो आपका ये रेफरेंस पॉइंट है। अब इसके प्लस और -3% पर आप बिड करेंगे। अगर आपने इसको 2% चढ़ा ही दिया तो फिर आपने जो बिडिंग है उसको भी कंट्रोल कर लिया। तो अभी ठीक है, मैंने मान लिया कि आप जो क्लोजिंग को नहीं मैनिपुलेट कर पाएंगे, लेकिन रेफरेंस प्राइस को अभी भी कर पाएंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं। दूसरा जो हमें ये कहा जा रहा है कि इंडिकेटिव जो है ना, आप बिडिंग के बेसिस पर क्लोजिंग आएगी, ये कहा जा रहा है। लेकिन दोस्तों हमें एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि जब हम बिडिंग करते हैं ना, जैसे प्री ओपन पे हम बिडिंग करते हैं, तो जो इंडिकेटिव प्राइस होता है उसी के बेसिस पर करते हैं। हमें किस प्राइस पर बिड करना है हमें तो नहीं पता, भाई मार्केट खुला है अभी। सो हम देखते हैं कि इंडिकेटिव प्राइस क्या है, उसी के आसपास हम बिड करते हैं। सो जो इंडिकेटिव प्राइस कैसे आता है कि जिस प्राइस पर लोग बिडिंग कर रहे हैं। अब जो जिसे अगर मार्केट को मैनिपुलेट करना है वो अनाप शनाप प्राइस पर जो है, ऑफ कोर्स 3% का रेंज है, लेकिन वो 3% के आसपास जाकर बिड करेगा और वो इंडिकेटिव प्राइस दिखेगा जो हमें मिसलीड कर सकता है। और इसे हम कहते हैं स्पूफिंग। जो बाहर के मार्केट्स हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, वहाँ पर स्पूफिंग पर मॉनिटरिंग की जाती है और अगर कोई स्पूफिंग करते हुए पकड़ाता है तो उस पर एक्शन भी लिया जाता है। क्या यही रूल्स हमारे यहाँ भी लगेंगे? क्या स्पूफिंग को मॉनिटर और कंट्रोल किया जाएगा? क्योंकि अगर आपने इंडिकेटिव प्राइस ही गलत दिखा दी, सो एक जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो नया इन्वेस्टर है, जो नया ट्रेडर है, वो तो उसी के बेसिस पर ही डालेगा, तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बिल्कुल स्क्यूड हो जाएगा। और तीसरा जो मैनिपुलेशन का तरीका है वो जेन स्ट्रीट वाली स्ट्रैटेजी। और जेन स्ट्रीट में वो क्या करते हैं
कि वो छोटी पोजीशंस कैश मार्केट में बनाते हैं और बड़ी लेवरेज पोजीशंस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में बनाते हैं। सो अभी भी वो ऐसा कर पाएंगे, लेकिन अब उन्हें ज़्यादा पैसे डालने पड़ेंगे। पहले अगर वो 100 करोड़ लगाते थे कैश मार्केट में, तो अब शायद उन्हें 500 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे, जो कि उनके लिए बड़ी बात नहीं है। सो स्पेंड ऑन द कैश, क्लोज, हार्वेस्ट मल्टीपल्स ऑन ऑप्शंस, क्योंकि वो लेवरेज पोजीशंस हैं। डीप ऑप्शंस मेक दिस ब्रूटल, थिन फेस वन ऑप्शंस मच लेस सो यहाँ पर वो मैनिपुलेट कैसे करेंगे? जब उन्हें दिखेगा कि वॉल्यूम थिन है, ऑक्शन में कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके पास तो सारा डेटा होता है, लेवल 3 लेवल 4 डेटा होता है, सो वो उस हिसाब से एक्ट करेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो जेन स्ट्रीट वाली स्ट्रैटेजी इस मार्केट में बिल्कुल नहीं चलेगी, वो मुश्किल हो जाएगी, उनको पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन वो अभी भी चलेगा। इसके अलावा क्या होगा कि जब आप क्लोजिंग प्राइस को मैनिपुलेट करेंगे तो ETFs जो हैं फोर्स्ड हो जाएंगे उस प्राइस पर रीबैलेंसिंग करने के लिए या उस प्राइस पर बाइंग या सेलिंग करने के लिए। और आप एक तरीके से देखिए, इतने सारे ETFs हैं, इतना उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम है, अगर आप किसी प्राइस पर उनको फोर्स करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है, अगर एक पर्टिकुलर प्राइस क्लोजिंग प्राइस निकल कर आई है, उन्हें उस पर एक्ट करना ही है, तो ये इनडायरेक्टली मार्केट पर ETFs को वो मजबूर कर देंगे उस प्राइस पर खरीदने के लिए, और वो फिर फर्दर प्रेशर मार्केट पर ऐड करेगा। और आखिरी में मार्केट ऑर्डर ब्लंट फोर्स। अब क्या है कि जब ऑक्शन होगा, आप मार्केट ऑर्डर डाल तो पाएंगे, लेकिन वो ऑक्शन में यूज़ नहीं होगा, सिर्फ लिमिट ऑर्डर यूज़ होंगे। लेकिन मार्केट ऑर्डर को तो एग्जीक्यूट करना है, और वो फिर जिस प्राइस पर भी अवेलेबिलिटी होगी उस प्राइस पर एग्जीक्यूट होगा, तो ये फर्दर मार्केट में प्रेशर क्रिएट करेंगे। ये भी ETF की तरह ही मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स जो है ना, ये सारे जो तरीके हैं मार्केट को मैनिपुलेट करने के, वो यूज़ किए जा सकते हैं इस नए सिस्टम में भी। और इसीलिए बहुत ज़्यादा, अगर आप ये नया सिस्टम लेकर आए हैं, मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये ट्रेडर फिर इस मार्केट में काम नहीं कर पाएगा, जिस तरीके से वाइल्ड मूवमेंट्स हमें मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों, मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि ये CAS सिस्टम को मैं आपको समझा सकूं, उसके जो रिस्क हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको आपके सामने हाईलाइट कर सकूं। अगर कोई टॉपिक मैंने कवर नहीं किया या कोई आपको क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, ताकि मैं उसके बारे में आगे आपके साथ बात कर सकूं और आपको उसको फर्दर डिटेल्स शेयर कर सकूं। सो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।